तो बाजार में हम देख रहे हैं कि तेजी पर कारोबार हो रहा है और निफ्टी ने भी थोड़ा सा गियर बदलने की कोशिश की है। 70 अंकों के आसपास की बढ़त है। हालांकि अगर आप ये गेंस देखेंगे तो कुछ सेक्टर तक ये सीमित हैं। आज मेटल इंडेक्स में जबरदस्त तेजी है, करीब 3% के आसपास का उछाल है। और मेटल वाले शेयरों को आप एक लाइन से देखिए, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया, ये है निफ्टी के 4 टॉप गेनर। निफ्टी बैंक हालांकि एक रेंज में है, 300 अंकों का छोटा सा दायरा है निफ्टी बैंक के लिए। तो जो तेजी आ रही है वो दिक्कत है कि टिक नहीं रही है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे निफ्टी के भी, उससे ये पता चल जाएगा कि ऊपरी स्तरों पर कंटिन्यूअसली हम सेलिंग प्रेशर झेल रहे हैं। हालांकि ब्रॉडर मार्केट से संकेत आज के सत्र में ठीक ठाक हैं। करीब 1850 शेयर मजबूत हैं और उसके मुकाबले उसके आधे करीब 950 शेयर इस वक्त हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। तो अगला 1.5 घंटा काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड होने वाला है। हम जीएसटी की बात करेंगे, जीएसटी रिलेटेड सेक्टर्स की बातचीत करेंगे, कुछ नए लॉन्चेस हुए ऑटो पैक में, उन पर भी हम फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि 1.5 घंटे में और क्या क्या हमारी रोज की तरह खास ऑफरिंग क्या है। 2:05 पर बाजार में एफएनओ के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं, उनसे किस तरह की तस्वीर बन रही है, उनकी हम चर्चा करेंगे। क्लोजिंग ट्रेड लेकर आएंगे 2:10 पर। ऑप्शंस के चैंपियन होगा 2:40 पर। 3 बजे मार्केट एट 3, 3:10 पर बीटीएस टू एसटीबीटी के ट्रेड्स होंगे और 3:20 पर लेकर आएंगे इवेंट्स टू वॉच। तो बहुत कुछ है इस शो में, लेकिन सबसे पहले बड़ी बातें यानी कि बाजार की अब तक की हाईलाइट्स पर नजर डालते हैं और उसके बाद फटाफट शो में आगे हम बढ़ेंगे। तो निफ्टी में तेजी लौटी है। कल हमने देखा था कि सेकेंड हाफ में बाजार में ऊपरी स्तरों से तेज सेल ऑफ आया था, लेकिन आज तेजी है। हालांकि जो गेंस है 65-70 अंकों के आसपास की है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें 150 अंकों की तेजी है। हालांकि 12 में से 9 शेयर मजबूती वाले थे, लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक के अंदर जाकर देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक सपाट है, आईसीसी बैंक लाल निशान में है। तो जो बड़े शेयर है ना, उनका कह सकते हैं उनमें लैक लस्टर परफॉर्मेंस जारी है, इसके चलते ज्यादा मूव हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन स्मॉल कैप में तेजी ज्यादा है, इंडेक्स करीब 1% के ऊपर कारोबार कर रहा है। मेटल्स में रफ्तार हम देख रहे हैं, टाटा स्टील 5% से ज्यादा चढ़ गया है और ये इंडेक्स का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला ये शेयर है। लगातार दूसरे दिन आईटी शेयरों में बिकवाली हो रही है। इन्फोसिस करीब 1.5% नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जीएसटी रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं यानी कि कंजम्पशन वाले, वहां पर आज हम तेजी देख रहे हैं। कल तेजी ज्यादा थी, आज थोड़ी सी वेट एंड वॉच वाला भी माहौल है, लेकिन बढ़त हम देख रहे हैं कंजम्पशन वाले शेयरों पर। तो आगे हम फोकस करेंगे, लेकिन फटाफट ये जान लेते हैं कि इस वक्त के लिए यानी कि जब हम शो की शुरुआत कर रहे हैं तो बाजार में जो बजिंग स्टॉक्स हैं वो कौन से हैं। बिग बजर्स की लिस्ट है मानसी के पास। मानसी बताइए कहां पर फोकस है बाजार में आज। बिल्कुल अभिषेक, बजिंग मोमेंटम स्टॉक वाइज बाजार में है और कल के सत्र में ही जिस तरह मेटल, इनफैक्ट मेटल तो 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। लेकिन थीम से पहले स्टॉक से शुरुआत करते हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजीज के स्टॉक पर एक बार फोकस होना चाहिए। कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 1734 करोड़ का एआई के लिए एक बिजनेस ऑर्डर जीता है कंपनी ने और इसी न्यूज़ फ्लो के चलते स्टॉक में एक मोमेंटम है। करीब 12% की तेजी के साथ नेटवेब टेक्नोलॉजीज में बढ़िया मजबूती पर कामकाज देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक में फोकस है। बुलेटिन में आगे एक्सपर्ट से भी समझेंगे कि टेक्निकली इस स्टॉक में इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ से आगे क्या नजर आते हैं। इसके अलावा मॉयल, अब अगस्त के अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं और एक एक कर जो सारे बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट होता है। और मॉयल के मजबूत Q1 अपडेट आए हैं जिसके चलते स्टॉक में आप देख रहे हैं तेजी के साथ कामकाज, करीब 5% का इजाफा, 360-361 के लेवल्स पर मॉयल के स्टॉक में बढ़िया तेजी इस वक्त देखने को मिली है। अच्छा, सोने चांदी की चाल कमोडिटी बाजार में लगातार हम बता रहे हैं कि प्रेशियस मेटल सुरक्षित निवेश के तौर पर सेफ हेवन कमोडिटी एज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर लगातार रिकॉर्ड लेवल्स देख रहे हैं। गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरी स्पेस पर तो नजर है ही, लेकिन गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियों पर भी फोकस होना चाहिए। मन्नपुरम और मुथूट फाइनेंस आज दिन की शुरुआत से ही अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। वन साइड अप मूव है और ये अप मूव सेकंड हाफ में भी जारी है। ऑलमोस्ट 3% तक के गेन्स इन दोनों स्टॉक्स में आप पाएंगे। इसके अलावा मेटल्स जिसकी हम अभी बात कर ही रहे थे, मेटल सेक्टर को उठा लीजिए और लगभग सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन। टाटा स्टील, जीएमडीसी, सेल, एनएमडीसी, नैल्को, जिंदाल, मॉयल, इस तमाम स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज है और ये आज की तेजी नहीं है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से मेटल्स की चमक जो है वो बरकरार है। सो मेटल्स आर शाइनिंग इन ट्रेड। इसके अलावा थीम बेस अगर बात करें, ऑयल मार्केटिंग और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में भी अच्छी खासी बढ़त का ट्रेंड है। गुजरात गैस, एमजीएल, एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल, इन तमाम स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे
आधे से लेकर करीब 1-1.25% तक की तेजी देखने को मिली है। सो नॉट एज लाइक मेटल स्पेस, लेकिन ऑयल मार्केटिंग और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी फोकस में है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बजिंग कैटेगरी में भी डाउनसाइड बज जहां पर है वो है आईटी स्पेस। आज के सत्र में मिड कैप आईटी कंपनियों में गिरावट देखने को मिली है। एम्फैसिस, कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट, इन तमाम स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे 1-1.25% तक के डिक्लाइंस आज के सत्र में नजर आ रहे हैं। सो आईटी ने बैक सीट पकड़ी है। इसके अलावा मेटल्स कह सकते सेक्टर में शाइन बरकरार है, और साथ साथ पीएसयू बैंक का खेमा, जो कि काफ़ी समय से एक ब्रीदर ले बैक सीट पर बैठा था, पीएसयू बैंक में भी थोड़ा बहुत एक्शन अब देखने को मिल रहा है। एंड यस, फार्मा, ऑटो, एनर्जी, एफएमसीजी, मिड सेलेक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल एस्टेट, एब्सोल्युटली इन दिस ऑर्डर हम देख रहे हैं मूवमेंट दिखा रहे हैं। सो इंडेक्स में भले ही हम देख रहे हैं कि मूव्स जो हैं वो उतार चढ़ाव वाले हैं, लेकिन हालांकि इस वक्त अगर आप देखेंगे तो निफ्टी भी 24,650 के पास खड़ा है, दिन के उच्चतम स्तर पर है। तो इंडेक्स ने भी कम बैक कर लिया है। सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो है ही, लेकिन चलिए अब इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं। और जहां दिन की शुरुआत में लग रहा था कि बाजार शायद संभल ना पाए, इसी तरह के वॉलेटाइल मूव्स दिखा जाएं, सैंडविच सेशन है जिसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन इस वक्त अभिषेक इंडिसेस में भी परफॉर्मेंस है। निफ्टी को अगर देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज, डे हाई इस वक्त ट्रेंड करता हुआ 24,650 के भी पार जहां हम बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स कैसे देख रहे हैं इंडेक्सेस की चाल और स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या होनी चाहिए? मानसी, राहत की बात है कि आज बाजार में देखिए तेजी है, लेकिन अगर आप कल के सेशन को देखेंगे तो कल का जो हाई था इंट्राडे का, निफ्टी अभी उस लेवल से करीब 100 पॉइंट की दूरी पर है। तो तेजी हो रही है, लेकिन ये ब्रॉड बेस्ड बाइंग नहीं हो रही है। और अगेन मैं कहूंगा कि निफ्टी बैंक बाजार को चलने नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर निफ्टी बैंक को चलना है तो वो बड़े शेयरों के बगैर वो संभव है नहीं। आज एसबीआई थोड़ा दम दिखा रहा है, 810 रुपए के भाव हम देख रहे हैं एसबीआई में, करीब करीब 1% के आसपास की तेजी है। अदरवाइज माहौल थोड़ा फीका है निफ्टी बैंक को देखेंगे। और 54,000 का अगर निफ्टी बैंक हो, इस बड़े बेस पे 300 पॉइंट की रेंज बहुत छोटी होती है, यानी कि बहुत छोटी निफ्टी बैंक में प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम भारतीय बाजार को, ये निफ्टी को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि निफ्टी में निफ्टी बैंक का बड़ा वेटेज है। तो जो थिन गेंस देख रहे हैं 0.25% के आसपास के, मतलब ठीक है। अब ये कह सकते हैं कि हाँ, कल की निराशा के बाद बाजार में इसको राहत के तौर पर आप देख सकते हैं कि बाजार गिरा नहीं, कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच वाला भी माहौल है कि जीएसटी को लेकर क्या फैसले आते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जीएसटी के इंपैक्ट वाले जो सेक्टर्स हैं, आज वहां पर कहीं कहीं तो बड़ी अच्छी बाइंग हो रही है, लेकिन कुछ स्पेस में सिलेक्टिव बाइंग हो रही है। जैसे हम देख रहे हैं कि मेटल में आज तगड़े मूव्स हैं, जीएसटी का भी बेनिफिशियरी होगा। देखिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर बढ़ेगी उसके बाद तो मेटल्स को फायदा होगा, थोड़ा इनडायरेक्टली है ये। एफएमसीजी में तेजी हो रही है, सिलेक्टिव ऑटो में तेजी है, फुटवेयर स्टॉक्स चल रहे हैं, होटल हॉस्पिटलिटी वाले शेयर में आज हम रौनक देख रहे हैं। सेलेक्टिव इंश्योरेंस में तेजी है, ज्वेलरी, सीमेंट, ये कुछ शेयर्स हैं जो आज चल रहे हैं और बाजार को सपोर्ट करने का काम भी कर रहे हैं ये। तो दो सेक्टर ऐसे हैं जहां पर कमजोरी है, वो है आईटी और मीडिया। अदरवाइज माहौल ठीक है। मिड कैप में, स्मॉल कैप में रिलेटिवली प्रदर्शन जो है वो दिग्गजों के मुकाबले बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ग्लोबल संकेत हैं वो भी थोड़े सपोर्टिव हुए हैं। डाउ फ्यूचर भले थोड़ा नरम दिखेगा, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स में करीब 125 अंकों के आसपास की तेजी है, क्योंकि 2 स्ट्रेट सेशंस में ये इंडेक्स गिरा है। यूरोप में शुरुआत अच्छी हुई है। तो आज देखिए, जो आज बाजार में हम कहेंगे कि जो एक राहत है ना, निफ्टी ने अपने सपोर्ट को बचाया, 53,500 को अभी तक सेफली होल्ड किया हुआ है। निफ्टी बैंक ने, माफ कीजिएगा, निफ्टी ने 24,500 के सपोर्ट को बचाया है, लेकिन कॉन्फिडेंस का अभाव अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है। और मे बी कि जीएसटी के बूस्टर के बाद बाजार में हम हरियाली आते हुए देखें, और ये हो सकता है थोड़ा सा लंबा चले, 1-2 दिन, 1 हफ्ते में ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा बाजार में ना। आपको अगर 4-6 महीने का अगर आप नजरिया रखेंगे तो फिर ज्यादा बेहतर ढंग से वो चीज समझ में आएगी। इंट्राडे के लिए वही सपोर्ट है, 24,500 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 24,700 का है। और थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि इंडेक्स को अवॉइड कर देना थोड़ा रिस्की मुझे लगता है। ये इंडेक्स अवॉइड कीजिए, शेयरों पर फोकस कीजिए। निफ्टी बैंक की बात करें तो रेंज में रहा आज ये, 12 में से 9 शेयर तेजी वाले हैं, लेकिन तेजी कितनी है निफ्टी बैंक में? 150 पॉइंट के आसपास की तो दिक्कत वहां पर लगातार बनी हुई है। और 53,500 के सपोर्ट को होल्ड किया है, 54,000 के ऊपर निकला नहीं है। तो निफ्टी बैंक को लेकर दिक्कत है, जो भी गेंस आ रहे हैं ना वो भरोसे के लायक नहीं है, जब तक 3-4 सत्र की बढ़िया तेजी ना हो जाए।
और अब मान के चलिए कि 54,000 के आसपास का इंडेक्स है, 1000 पॉइंट चल जाए, कोई ज्यादा नहीं, 1000 पॉइंट 2% बनता है, 2% यहां से चल जाए तो फिर वो कन्विक्शन लौट आएगा कि हम बेर से गिरफ्त से निकल रहे हैं। बाकी टैरिफ को लेकर जो अनिश्चितता है वो लगता है कि थोड़ी परेशान करती रहेंगी, लेकिन जो इवेंट सामने है हम उस पर फोकस करके चल रहे हैं और वो है जीएसटी का। तो हम कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से कि अगर उस पेज से ट्रेड अगर बनते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा और उनकी पड़ताल भी हम अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से करेंगे। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान हमारे साथ शो में शामिल हो जाएंगे, लेकिन कुणाल जी शुरुआत आपसे कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून, बताइए निफ्टी के आज के हल्के से गेंस को कुणाल जी आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बाजार यहां से चल सकता है? कोई इंटेंट के साइंस, कोई संकेत आपको नजर आ रहे हैं और किस तरह से गाइड करेंगे बचे हुए 1.5 घंटे के सत्र के लिए? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अगर आज के दिन में 24,700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप देखिए 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो 24,750 है। सो 24,750 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है निफ्टी का। कल के दिन में जो हाई बनाया था वो 24,756 था और वहीं पे एग्जैक्टली 100 डेमा का रेजिस्टेंस निफ्टी ने फेस किया था। तो 24,700 अगर 24,750 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर आपको अच्छी खासी रैली में 25,200 तक के भी लेवल आपको निफ्टी दिखा सकती है। और लोअर लेवल पे जो सपोर्ट है वो फिलहाल 24,350 का है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जो फिलहाल पोजीशन है वो एक बाउंस बैक की हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोअर लेवल पे 53,480 के अराउंड एक काफी अच्छा सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से, पिछले 3-4 दिनों से 53,480 53,500 के सपोर्ट के साथ ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पे भी एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन हमें रखना चाहिए। पर सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है, वहां पे 5 और 18 के रेट को लेकर बात चल रही है। अगर ये डिसीजन आ जाता है तो मुझे लग रहा है कि गैप ओपनिंग भी हमें देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल जो व्यू यहाँ पे बन रहा है अभिषेक, जो पॉजिटिव साइड का ये जो सपोर्ट हमने बताया है वो सपोर्ट के साथ ही यहाँ पे ट्रेडिंग या ट्रेड करके चलने की सलाह है। निचले स्तरों से रिकवरी देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और इसी के चलते लेवल बेस्ड कामकाज होना चाहिए। इस वक्त अगर आप देखेंगे निचले स्तरों से लगभग सारे इंडेक्सेस में रिकवरी है। मिड कैप इंडेक्स अपने निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 300 अंक रिकवर करता हुआ, बैंक निफ्टी निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 300 अंकों की रिकवरी दिखा रहा है और निफ्टी में हम देख रहे हैं डेज हाई बढ़िया मोमेंटम के बीच कामकाज देखने को मिला है। इस बीच यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत भी ठीक ठाक हुई है और फ्यूचर्स के लेवल्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं। सो एट प्रेजेंट ऑल पॉजिटिव्स बिल्कुल आप देख पाएंगे। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी निचले स्तरों से एक रिकवरी का मोड ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के नजर आ रहे हैं। तो चलिए, जहां इंडेक्सेस रिकवर कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक पिकर मार्केट तो है ही है, तो ऐसे में कौन से स्टॉक्स होने चाहिए ये भी जान लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स में। दो बजे जब शो की शुरुआत की हमने, तब से लेकर अब तक में बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स की रिकवरी नजर आई है, यानी कि महज 13 मिनटों में 100 पॉइंट्स की रिकवरी बैंक निफ्टी इस वक्त विटनेस करता हुआ। कुणाल, गुड आफ्टरनून टू यू। बताइए आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपकी तरफ से? दो स्टॉक है, दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह है। सबसे पहला Hyundai के ऊपर है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हमें ये स्टॉक में देखने को मिला है। लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हो गया था, लेकिन 15 अगस्त को वडाप्रधान ने जो जीएसटी की बात की उसके बेस पे एक अच्छी खासी रैली हमें पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिली है और टेक्निकल लेवल पे ब्रेकआउट भी हमें स्टॉक में देखने को मिला है। 2513 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2430 2430 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, 2576 का पहला टारगेट है और वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको 2680 का दूसरा टारगेट भी देखने को मिलता है। एंड दूसरा जो स्टॉक है अजंता फार्मा है। बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट स्टॉक ने बनाया है। कल के दिन में बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन में स्टॉक ने बनाई है, यानी कि मल्टीपल इक्वेशन ऐसे है जिसके बेस पे यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड की मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। 2500 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट की बात करते हैं 2607 पहला टारगेट है और वो जैसे ही ब्रेक होता है 2685 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो अजंता फार्मा, Hyundai दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। अजंता फार्मा में कुणाल आपने स्टॉप लॉस क्या बताया? Hyundai का जो एसएल मेंटेन करेंगे वो है 2430 एंड अजंता फार्मा का जो एसएल रहेगा वो रहेगा 2500। ठीक है, 2500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है अजंता फार्मा में। ये ट्रेक इस वक्त हमें मिलता हुआ
एक बार लार्जर प्लेयर्स में कहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो भी देख लेते हैं। डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी प्ले आईटीसी इस वक्त निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स में सबसे आगे और बढ़िया मजबूती यहाँ पर नजर आ रही है। एमएनएम, हिंडाल्को, टाइटन एंड एसबीआई ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छा खासा एक्शन आप देख पाएंगे। ऑन दी फ्लिप साइड इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, टीसीएस, एचयूएल और एनटीपीसी जैसे काउंटर्स हैं जहाँ आज बिकवाली हाथ लगी है। कुणाल, एक टेक आईटी स्पेस पर आपसे जानना चाहेंगे। आज आईटी सेक्टर ही डाउन ट्रेंड्स देख रहा है और इसमें लार्जर आईटी प्लेज हो या मिड कैप आईटी कंपनियां हो बिकवाली का दबाव झेल रही हैं। वैसे तो सेक्टर ने कमबैक किया ज़रूर है, लेकिन वापस से ये जो गिरावट का रुझान नज़र आ रहा है, क्या एक वन ऑफ है और अगर हाँ तो क्या इस गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए? वेल डेफिनेटली आप देखिए एक अच्छी खासी रैली हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 3-4 दिन से लगातार साइडवेज मोमेंटम में आईटी सेक्टर ट्रेड हो रहा है। एंड यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से मैं कुछ सजेशन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर हमारे व्यूअर्स में से किसी को अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएशन करना है एंड आज के टाइम पे अगर कोई स्टॉक का चयन करना है, तो मैं कहूंगा इन्फोसिस, टीसीएस बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। दोनों स्टॉक के अच्छे खासे सपोर्ट के साथ ट्रेड हो रहे हैं और यहाँ से अच्छी खासी बाउंस बैक की मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो इन्फोसिस, टीसीएस दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से हम इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग के लिहाज से अवॉइड करके चलिए। लॉन्ग टर्म का अगर आपको व्यू बनाना है तो बढ़िया स्टॉक लग रहे हैं। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि एकमात्र जो सेक्टर, जो बड़े सेक्टर में, वैसे तो मीडिया भी कमज़ोर है, अदरवाइज आईटी सेक्टर में कमज़ोरी है। बाकी बाजार आपको हरियाली दिखाएगा और निफ्टी बैंक की जो तेज़ी हो गई है वो 200 अंकों से ज़्यादा की हो गई है, लेकिन अभी भी 53,900 के आसपास है। तो 54,000 का हर्डल एक निफ्टी बैंक के लिए देखते हैं कि उसको पार कर पाता है नहीं कर पाता है। लेकिन विद इन निफ्टी बैंक कुणाल जी, एसबीआई थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं कि मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है। 800 से चढ़ के फिर से 810 रुपए के आसपास के भाव हैं। एसबीआई को लेकर क्या व्यू है? तेजी क्या बढ़ेगी? ट्रेड के मौके हैं क्या यहां से 2-3-4% के लिए? वेल एसबीआई की बात करें तो मोमेंटम फिलहाल पॉजिटिव साइड का है। फिलहाल स्टॉक 811 के अराउंड ट्रेड हो रहा है एंड स्टॉक ने ऑलरेडी 100 MA का जो सपोर्ट है वो ले लिया है। ना वो यहाँ पे अगर कैश को लेके अगर हम बात करें तो डेफिनेटली खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एंड लो लेवल पे हमारा जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा 798 का। फिलहाल स्टॉक 811 के अराउंड है, 798 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है ऊपरी लेवल पे 821 और वो ब्रेक होता है तो 838 तक के लेवल ऐसा टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। और एंड सबसे अच्छी बात यह है कि 100 × 200 डेज मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर के साथ ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो एक अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, एसबीआई को लेकर ये व्यू। अगर हम गोल्ड फाइनेंसिंग वाले शेयरों की बात करें तो आज हमने देखी कि मुथूट और मणप्पुरम फाइनेंस दोनों के दोनों शेयरों में तेजी है। और अगर हम मुथूट की बात करें, ये कंपनी तो काफ़ी बड़ी है, 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का इसका मार्केट कैप है। और पिछले महीने हमने देखा कि रिकॉर्ड इसलिए बना कि गोल्ड लगातार रिकॉर्ड बनाया जा रहा था। और ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गोल्ड अगर ऊपर जाता है तो इन कंपनीज के कारोबार के लिए, इनके धंधे के लिए ये फायदेमंद होता है। आज भी हम देख रहे हैं कि करीब करीब 3% के आसपास की तेजी है। और जो ऊपरी स्तर पर थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई थी पिछले महीने में, हमने देखा था कि 2800 रुपए के ऊपर ये शेयर गया था, अब फिर से उस लेवल के आसपास लौट के आ गया है। मुथूट मणप्पुरम, कुणाल जी जरा दोनों शेयर आप जरा चेक करके बताइए। और किसी को अगर मान लीजिए अभी ट्रेड लेना हो तो कहीं अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से बन रही है? हाँ तो बेहतर क्या है? दोनों स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। मणप्पुरम 287 का राउंड है, मुथूट 2770 के राउंड है। दोनों स्टॉक काफी अच्छे लेवल पे ट्रेड हो रहा है। इवन 100-200 डीएमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। मुथूट ने तो, मणप्पुरम ने तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। मुथूट नियर ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। सो दोनों स्टॉक में जो मूवमेंटम है पॉजिटिव साइड की है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह अभिषेक जी फिलहाल नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल नई खरीदारी के लिए यहाँ पे अच्छा नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो दोनों स्टॉक होल्ड करके रखें, क्योंकि जिस हिसाब से दोनों स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं लाइकली चांसेस है मणप्पुरम आपको आने वाले दिनों में 2900 ब्रेक होगा तो 3100 तक के लेवल दिखा सकता है। और मणप्पुरम जो फिलहाल यहाँ पे एक अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड हो रहा है 287, उसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। वहां पे लग रहा है कि 305 तक के टारगेट हमें
ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, दोनों स्टॉक अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं। नई खरीदारी करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो उसको आप होल्ड करके चल सकते हो। तो दोनों शेयर अच्छे हैं, नई खरीदारी नहीं करनी है। थोड़ा सा आपने कंफ्यूज कर दिया फिर ये कुणाल जी, कुछ तो बताओ। मतलब अब जिनसे मान लीजिए छूट गया है सुबह का ट्रेड, अभी ऊपर भी तो शेयर खुले, मौके तो मिले नहीं। तो क्या यहां से थोड़ा अगर पोजिशनल बाइंग भी अवॉइड करें शेयर में, या फिर पोजिशनल व्यू ले सकते हैं? वेल अभी ऐसा है कि फिलहाल अवॉइड ही करें, पोजिशनल व्यू के लिए भी अवॉइड करें, क्योंकि मॉर्निंग से लेके अब तक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। और इसके रिसेंट का बॉटम भी अगर मैं बात करूं फॉर फॉर प्रॉपर एसएल, तो वहां पे रिस्क रोल भी आपको प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रहा है, इसलिए अगर है तो होल्ड करके चलिए। लेकिन हाँ, इन सब में एक स्टॉक है जहां पे आप नजर रख सकते हो, वो स्टॉक का नाम है टाइटन। टाइटन भी आज देखने जाए तो 2% ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ये स्टॉक में एक अच्छी बात यह है कि स्टॉक ने जो लो बनाया है वहीं पे 100 MA का सपोर्ट आ रहा है। मॉर्निंग में जो लो बनाया है वहीं पे 100 MA का सपोर्ट आ रहा है, प्लस आर्ली चार्ट में फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी है। सो मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक एसएल मेंटेन होके चल रहा है, एंड यहाँ पे रिस्क लोड भी प्रॉपर मेंटेन हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि मन्नपुरम मुथूट नो डाउट दोनों बहुत बढ़िया स्टॉक है। लेकिन अगर नई खरीदारी करनी है तो मैं कहूंगा कि ज्वेलरी स्टॉक में टाइटन है, जो इनके ही पैरेलल में आ रहा है, बस फर्क इतना है कि ये फाइनेंस में नहीं है। सो टाइटन मुझे लग रहा है कि अगर गोल्ड के प्राइस यहाँ से और बढ़ते हैं तो टाइटन में भी अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। सो टाइटन यहाँ पे फोकस करके चलने की सलाह है। 3690 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे 3585 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे, यानी कि तकरीबन तकरीबन 3% का हमारा यहाँ पे एसएल होगा। लेकिन टारगेट की बात कर लेते हैं तो इमीडिएट जो टारगेट है उसका रिसेंट का जो हाई है 3780, वो हमारा पहला टारगेट होगा। और जिस दिन ये स्टॉक का 3780 ब्रेक होगा, आपको ऊपरी लेवल पे 4000 तक के भी लेवल ऐसा टारगेट दिखा सकते हैं, यानी 7 से 8% का रिटर्न आपको यहाँ से ये पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकता है। सो मुथूट और मनप्पुरम के पीएस में नहीं, लेकिन गोल्ड जो सेक्टरल है उसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि टाइटन में फिलहाल पोजीशन बना के चलना चाहिए। तो मुथूट और मणप्पुरम के मसले पर तो कुणाल जी ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, झुकेगा नहीं, नहीं लेना है तो नहीं लेना है। ये अच्छी चीज है कुणाल जी, आई अप्रिशिएट इट कि नहीं, अगर जहां पर कन्विक्शन ना हो ना, साफ मना कीजिए। हमारा तो काम है, आपसे पूछेंगे हम, तो व्यूवर के लिए पूछेंगे कहां पर मौके बन रहे हैं, कहां नहीं बन रहे हैं। तो आप मुथूट मणप्पुरम छोड़ दीजिए। टाइटन में पिछले महीने भर में बहुत ही हमने शानदार तेजी देखी है, और 10% ये शेयर चला है। और ये भी आप नोटिस कीजिए कि देखिए टाइटन के लिए ना अमेरिका में थोड़ा सा ना ये टैरिफ वाली टेंशन है। खबर ये भी आई कि ये अपने प्रोडक्शन को मिडिल ईस्ट में डाइवर्ट कर देंगे। दूसरी चीज ये है कि ये तो गोल्ड के बायर भी होते हैं ना, ये तो कंज्यूमर है गोल्ड के, और गोल्ड ऊपर जा रहा है, बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि टाइटन के शेयर में तेजी बन रही है। ये स्ट्रेंथ को दिखाती है। हालांकि हमने देखा है कि इस साल में 2-3 बार ऐसा हुआ है कि 3600 से 3800 वाली रेंज में जाके ये शेयर थोड़ा फंसता है। इस बार देखते हैं क्या उसको निकाल पाता है लेवल। 4000 के टारगेट दे तो रहे कुणाल जी। 3780 का पहला टारगेट, 4000 का दूसरा टारगेट, 3585 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप शेयर में चलिए टाइटन में। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और एक्सपर्ट्स को साथ शो में जोड़ेंगे, और बिग एक्शन स्टॉक्स कौन से हैं उस पर भी नजर डालेंगे, और जीएसटी को लेकर क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं अपने रिपोर्टर के जरिए वो भी समझने की कोशिश करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट कुणाल परार मौजूद है, और इस वक्त बाजार में लेवल बेस्ड कामकाज, लेकिन स्टॉक और सेक्टर में मूव्स ढेर सारे, और इंडेक्स भी संभलने की भरपूर कोशिश करते हुए, और इस कोशिश में कामयाबी भी हाथ लगी है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें कुणाल, इटर्नल का शेयर आज फोकस रेडार पर रहा, और दिन की शुरुआत में ही इसका जिक्र हमने किया था। स्टॉक में एक पॉजिटिव मूव भी ऑन द बैक ऑफ न्यूज़ फ्लो आता हुआ दिखा। शेयर फोकस में है बिकॉज जोमेटो ने प्लेटफॉर्म फीस जो है उसमें बढ़ोतरी कर दी है 20%। फेस्टिव डिमांड सर्ज तो दिखेगा ही, इससे कंपनी के बिजनेस पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ ज़रूर दिखेगा। लेकिन हाँ, कंज्यूमर्स के लिए अगेन इट्स अ कंसर्न ही, बिकॉज अब हम जब भी जोमेटो पर कुछ ऑर्डर करेंगे तो ज़्यादा प्लेटफॉर्म फ़ी हमें भरनी होगी। लेकिन इक्विटी मार्केट में इटर्नल वर्सेस स्विगी हमेशा से ये चर्चा का विषय रहा है। आपका टेक क्या होगा, वेदर इट्स इटर्नल और स्विगी? वेल सबसे पहले इटर्नल की बात कर लेते हैं। 324 का राउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और आज के दिन में न्यूज है कि फेस्टिव सीजन के
चलते प्लेटफॉर्म फीस हाइक किया है, 10 से 12 का किया है। मुझे लग रहा है कि इससे कैश फ्लो उनका काफी अच्छा बढ़ेगा और एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आने वाले दिनों में, आने वाले क्वार्टर में हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और इंडिया अपनी कल्चरल एक्टिविटीज, अपने फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। मुझे लग रहा है कि इंडिया में जब फेस्टिव सीजन स्टार्ट होती है तो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे उसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है और ग्लोबल लेवल पे नंबर्स भी इंक्रीज होते हैं। सो मुझे लग रहा है कि इटर्नल डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह तो रहेगी। लेकिन अगर आज के टाइम पे मेरे पास अगर ऑप्शन है इटर्नल और स्विगी, तो मैं कहूंगा स्विगी फिलहाल फोकस करके चलने की सलाह है। 430 के अराउंड स्विगी है। स्विगी ने ऑलरेडी कप एंड अंडर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें दे दिया है। 408 का नेकलाइन और 408 के ऊपर फिलहाल स्विगी ट्रेड हो रहा है। सो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी रैली स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है स्विगी में, और स्टॉक 100 MA के ऊपर भी ट्रेड हो रहा है। सो कंपेयर टू इटर्नल और स्विगी, मैं कहूंगा स्विगी पे फोकस करके चलने की सलाह। 430 के अराउंड है और लो लेवल पे 408 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। और अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेंड, पर्टिकुलर कोई सेगमेंट में स्टार्ट होता है तो बाकी की कंपनी भी उस पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करती है, तो ये न्यूज हो सकता है हमें स्विगी में भी देखने को मिले। सो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 430 के अराउंड 408 का सपोर्ट आ रहा है। हम 405 का हम यहाँ एसएल मेंटेन करके चलेंगे। सबसे पहला टारगेट 449 का होगा और 449 अगर ब्रेक होता है तो 480 तक के भी लेवल एज ए टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। यानी 11 से 12% का एक रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर काउंटर से। सो स्विगी यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है 405 के एसएल के साथ। स्टॉप लॉस स्विगी में खरीदारी की जा सकती है। यहाँ से 480 तक के लेवल्स टुवर्ड्स अपसाइड नज़र आ सकते हैं। सो इन स्टॉक्स पर खास तौर से फूड डिलीवरी स्पेस पर नज़र ज़रूर है। न्यूज़ फ्लोज हैं और उसका इम्पैक्ट इस वक्त स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ हम देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें, जहाँ हम लगातार अपडेट्स की बात कर रहे हैं, एक तो मॉयल मजबूत क्वार्टरली अपडेट कुणाल आता हुआ दिखा। उसके बाद स्टॉक में एक मोमेंटम बेस्ड कामकाज देखने को मिला। इनफैक्ट आज सुबह इसे हमने हमारे ओपनिंग के खिलाड़ी सेगमेंट का हिस्सा भी बनाया था। मॉयल के स्टॉक प्राइस में अगस्त की बिक्री की अगर बात करें, बेहतर आंकड़े देखने को मिले और इसी बेहतर आंकड़ों के बल पर हम देख रहे हैं स्टॉक में 4% की मजबूती है। सेल्स इनके 26% बढ़े हैं। मैंगनीज और का रिकॉर्ड प्रोडक्शन दर्ज हुआ है और इसी के चलते स्टॉक में इनफैक्ट बिजनेस में जो पॉजिटिविटी है उसका एक रिफ्लेक्शन स्टॉक इम्पैक्ट में आता हुआ। टेक्निकली चार्ट्स क्या बयां कर रहे हैं, बिकॉज एट प्रेजेंट ये जो तेजी है एब्सोल्युटली न्यूज़ फ्लो के चलते हैं। टेक्निकल चार्ट की बात करें, नो डाउट मॉइल में आज बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिली है। आप देखिए मॉइल में न्यूज भी था, 17% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मॉइल ने अचीव किया है और हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन हमें देखने को मिला है अगस्त मंथ में। सो इसके चलते एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें मॉइल में देखने को मिली है। बट आप देखिए मॉर्निंग में जो हाई बनाया था, मॉर्निंग में जो ओपन बनाया था, वहीं से हमें एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखने को मिला है। नाउ ये सेलिंग प्रेशर बढ़ भी सकता है और लोअर लेवल पे 355 या 342 के लेवल तक हमें देखने को मिल भी सकता है। अगर ये लेवल आता है 355 से लेके 342, तो वहां पे मैं खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। प्रेजेंट लेवल पर तो इसको टोटली अवॉइड करके चलिए, क्योंकि जो गैप बनाई है वो गैप ये मॉइल फिल कर सकता है और इसके लिए उसको नीचे आना जरूरी है। सो 355 342 ये बहुत ही बढ़िया डिमांड जोन है स्टॉक के लिए। अगर यहाँ पे आता है तभी हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। हमने देखा है कि 330 रुपए के आसपास के भाव से लगातार ये शेयर चल रहा है और 360 रुपए के प्राइसेस आज बढ़िया रफ्तार है मेटल शेयरों में। और पिछले 3 सत्र की अगर आप तेजी देखेंगे मेटल इंडेक्स में तो तकरीबन 5.5 से 6% के आसपास के रफ्तार हम मेटल में देख चुके हैं। और निफ्टी के मुकाबले आउट परफॉर्मेंस चाहे 1 मंथ के आधार पर या फिर 6 महीने में आपको वो दिखाई देगी। लेकिन एक शेयर ऐसा है जहां पर हम गिरावट देख रहे हैं और वो शेयर है इंडस टावर का। इंडस टावर ने किया क्या है कि कंपनी ने ऐसी जानकारी दी है कि वो अफ्रीका में भी अपने कारोबार का विस्तार करेंगे। तो सुबह हमने एक झटका देखा शेयर में, हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी भी शेयर में आई इंडस टावर में और अभी जो गिरावट है वो है करीब 2% के आसपास की। तो 313 तक ये शेयर गिरा, फिलहाल 323 का भाव है। ये शेयर क्यों गिरा है ये जरा समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी कनिष्का सरकार हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिष्का, बताइए क्या रीजंस हैं इंडस टावर में इस प्रेशर के और ब्रोकरेज हाउसेज अब क्या कह रहे हैं शेयर को लेकर?
बिल्कुल, इंडस टावर्स के बोर्ड ने अप्रूवल दिया है अफ्रीकन मार्केट्स में एंटर करने के लिए, और इस डेवलपमेंट के बाद सीएलएसए का एक नोट आया है जिसमें सीएलएसए ने अपना हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म रेटिंग तो मेंटेन किया है इंडस टावर्स के लिए, लेकिन टारगेट प्राइस को कट किया है 520 रुपीज़ पर लाया है 595 रुपीज़ से घटाकर। ब्रोकरेज का कहना है कि अफ्रीका में इंडस की एंट्री का इम्पैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। एयरटेल अफ्रीका के पास 37,000 से ज़्यादा टावर्स ऑलरेडी है, लेकिन केवल 2100 उनके खुद के हैं, और इंडस को यहाँ पे सिर्फ 500 से कम टावर्स से फ़ायदा मिलेगा। इसलिए जो इम्पैक्ट है अफ्रीकन मार्केट्स में एंटर करने का काफ़ी लिमिटेड रहेगा। रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा नहीं हो पाएगा सीएलएसए के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। इसके बजाय सीएलएसए को उम्मीद थी कि इंडस टावर्स की मैनेजमेंट कैपिटल स्ट्रक्चर इंप्रूव करने पर फोकस करेगी, खासकर कि ज़्यादा डिविडेंड पे आउट्स देने पर। उसने इस डीले को रेड फ्लैग किया है। बोर्ड ने डिस्ट्रीब्यूशंस को वापस शुरू करने की कमिटमेंट दिखाई है, लेकिन सीएलएसए का कहना है कि ये डीले अनजस्टिफाइड है इस पॉइंट पर। ये है सीएलएसए की राय। फंडामेंटल स्ट्रांग है इंडस टावर्स के, पर कुछ स्ट्रेटेजिक डीलेज जो है सेंटिमेंट कमज़ोर कर सकते हैं। ठीक है कनिष्का, बहुत शुक्रिया। हालांकि देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग है और जो टारगेट को घटा के कर दिया है 520 रुपए का, और यहां से भी वो टारगेट अभी 200 रुपए ऊपर का तो है। तो शेयर ये नीचे जरूर है, बाकी मतलब कोई ज्यादा नेगेटिव चीज नहीं है। इंट्राडे में रिकवर करने की कोशिश भी कर रहा है। चलिए इस पर एक व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था जी बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। काफी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है ऑन एयर। बताइए इंडस टावर को आपने कैसे स्टडी किया, और क्या आपको लगता है कि यहां से थोड़ा प्रेशर और बढ़ेगा या फिर बाइंग करनी चाहिए शेयर में? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून मानसी। काफी टाइम बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है तो काफी अच्छा लग रहा है, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दी शो। अगर मैं इंडस टावर्स की बात करूं तो बिल्कुल यहाँ पे काफी ज्यादा एक डाउनफॉल देखने के बाद अब हमें एक रिकवरी देखने को मिली है। खरीदारी के लिए अभी थोड़ा सा और रुक जाना चाहिए। इसे मुझे लगता है कुछ समय तक एक लेवल है 330, उसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। एटलीस्ट एक क्लोज भी अगर 330 के ऊपर दे दे तो फिर ये खरीदारी के लिए थोड़ा बेटर हो जाता है। तो अभी इन स्तरों पे खरीदारी करने की सलाह नहीं है। 330 के अबव के क्लोज के बाद ही खरीदारी करें। लिया हुआ है तो होल्ड करें 312 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट्स अब जो इसमें रखे जाएंगे वो 345 से लेके यहाँ पे 350 के रहेंगे, लेकिन खरीदारी अभी नहीं करने की सलाह है। फिलहाल दूर रहें वॉच लिस्ट, रादर अवॉइड कैटेगरी में इंडस टावर बिकवाली है। बिकवाली का दबाव शायद जारी रहे, इसी के चलते नई खरीदारी से दूर रहने की राय आस्था जैन की तरफ से हमें मिलती हुई। लेकिन हमारे साथ हमारे पैनल पर एक और एक्सपर्ट है सौमिल मेहता, मेरा एसेट शेयर खान से। सौमिल गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आप बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? मुझे लगता है कि बैंकिंग हैज डन रियली वेल। HDFC बैंक मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ से हेवी वेट्स के साथ जाना चाहूंगा टू स्टार्ट विथ, क्योंकि अगर यहाँ से बैंक निफ्टी में अगर एक बॉटम बना है इन द वेरी शॉर्ट टर्म तो HDFC बैंक विल रियली डू वेल। ऑन द आवरली चार्ट्स बैंक HDFC बैंक में एक छोटा सा एंडिंग डायगोनल पैटर्न बनाया जो ऊपर की तरफ टूटा भी है। आई वुड थिंक यहाँ से 20 डेली मूविंग एवरेज तक ये बाउंस करेगा, एंड दैट द टारगेट वुड बी अराउंड 975 एंड माय स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 938। तो ये मेरे स्टॉप लॉस और टारगेट होगा। दिस विल बी HDFC बैंक। मुझे लगता है कि अब जो फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर में बहुत ही बढ़िया रैली देखने मिली है। इवन मेटल्स में बहुत अच्छी रैली मिली है, बट इन द वेरी शॉर्ट टर्म मेटल्स में ट्रेड नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे हैव रैलीड अ लॉट इन द लास्ट थ्री डेज। तो ग्लेनमार्क फार्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा में अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए दैट इज 1958 का एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर में मुझे लगता है कि ये 2180 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। दैट इज ग्लेनमार्क फार्मा। सो आई बी पॉजिटिव ऑन दीज टू स्टॉक्स। है इस वक्त सौमिल के फोकस रेडार पर, एंड यस फार्मा स्पेस में काफ़ी बढ़िया एक्शन इस वक्त नज़र आ भी रहा है, और लगभग फार्मा से जुड़ी सारी कंपनियों में एक मूव, एक एक्शन हम देख रहे हैं, और एक के बाद एक फार्मा से जुड़े न्यूज़ फ्लोज भी हैं जो कि इस तेज़ी को और ज़्यादा तूल दे रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू यू आस्था, गुड आफ्टरनून। इट्स सो नाइस टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई विश वी हैव अ लॉन्ग कोलैबोरेशन टुगेदर अगेन। बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे?
Right, Mansi, and really it is very good to be here again. So thank you very much for calling me on the show after so long. Now, दो ट्रेड्स जो मुझे अभी इस मोमेंट पे अच्छे लग रहे हैं, उस पे एक रहेगा टाइटन। टाइटन की बात करें तो जिस तरह से कंजम्पशन स्टोरी को लेके भी हम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा पॉजिटिव है, तो उसमें मुझे लगता है कि टाइटन कैन बी अ गुड बेट टू इन्वेस्ट इन। तो टाइटन में मैं यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दूंगी। और एक जो दूसरा काउंटर मुझे पसंद आता है वो रहेगा इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। सबसे पहले अगर मैं टाइटन की बात करूं तो टाइटन में खरीदारी करने के लेवल्स करंट हैं। इनफैक्ट जब कॉल दिया था तब 3688 के आसपास चल रहा था। स्टॉप लॉस 3590 का रहेगा। टारगेट इसमें 3805 का पहला, 3820 का दूसरा। और जो दूसरा कॉल है इंडिगो पे है। इंडिगो की बात करें तो काफी दिनों के फॉल के बाद इसने आज एक मोमेंटम दिखाया है, एक रिकवरी का मूड दिखाया है। अगर ये फर्दर मैच्योर हुआ तो काफी अच्छा खासा अपसाइड भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि चार्ट्स पे भी एक गैप यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो इंडिगो पे नजर बनाई जा सकती है। 5730 के आसपास का कॉल दिया गया है। 5580 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट रहेगा 5930 का। सो टाइटन और इंटरग्लोब एविएशन दो स्टॉक्स हैं जो कि आस्था के फोकस रेडार पर हैं। उनकी स्ट्रैटेजी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड और इसी के चलते खरीदारी की राय इन दोनों स्टॉक्स में आस्था की तरफ से। बढ़िया तेजी इस वक्त मार्केट में निचले स्तरों से ज़बरदस्त रिकवरी का मोड नज़र आ रहा है और 24,700 के नज़दीक जाता हुआ निफ्टी कोशिश कर रहा है कि 24,700 लेवल्स को टच बेस कर पाएं। स्मॉल कैप मिड कैप में भी अच्छा एक्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी संभलने की कोशिश और इस कोशिश में कामयाबी भी हाथ लगी है। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए। डेलिब्रेशन कर रही है। इनफैक्ट कैसे जो ट्रेडर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको कंप्लायंस बर्डन उनके लिए कम की जाए, प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाए, रिटर्न फाइलिंग की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाया जाए। इस मसले पर चर्चा चल रही है। साथ ही साथ कॉम्पनसेशन सेस का मसला है, उस पर भी डिस्कशन की प्रक्रिया है वो जारी है। हालांकि अभी रेट रैशनलाइजेशन के ऊपर चर्चा की शुरुआत होनी बाकी है। लेकिन जहां तक प्रस्तावों की बात है, अब जैसा कि जानते हैं कि जीएसटी जीओएम ने ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को उस प्रस्ताव को पर अपनी मंजूरी दे दी है, जिसमें सिर्फ 2 ही जीएसटी स्ट्रक्चर रखने की बात की गई है, 5% और 18%। अगर आप ओवरऑल रिकमेंडेशंस की बात करें, जिसमें इस बात की सिफारिश की गई है कि 12% के स्लैब में जो 99% करीब 99% ऐसे आइटम्स हैं जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, एसेंशियल आइटम्स हैं, डेली यूज़ के आइटम्स हैं, उनको 5% स्लैब में डाल दिया जाए। जैसा कि आपको पता है कि इन प्रस्तावों में इस बात की भी सिफारिश की गई है कि 12% और 28% के स्लैब को ख़त्म कर दिया जाए, और उसको भी जीओएम ने मंजूर कर लिया है। और अब इन मसलों पर चर्चा होगी। 28% में कई ऐसे आइटम्स हैं जैसे सीमेंट है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उनको 18% स्लैब में लाया जाएगा। उसी तरीके से एक सेपरेट स्लैब बनाने की बात की गई है जो कि 40% का स्लैब हो सकता है होगा, जिसमें सिन गुड्स, जिसमें पान मसाला, टोबैको, सिगरेट जैसे जो आइटम्स हैं उसको रखे जाएंगे, उनको रखा जाएगा। साथ ही साथ जो हाई एंड कार्स हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, उसको 40% स्लैब में रखा जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई टैक्स इंसिडेंस हैं वो बराबर होगा इन आइटम्स के ऊपर, उसमें कमी नहीं आएगी, क्योंकि एडिशनल लेवी जो है 40% से ऊपर लगाया जा सकता है। इस तरीके से जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उनके लिए बड़ी राहत मिल सकती है। एग्रीकल्चर सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, मेडिकल डिवाइसेस, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो है, इंश्योरेंस, इस पे बड़ी राहत मिल सकती है कंज्यूमर्स को। और उम्मीद तो ये भी की जा रही है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रस्ताव में शामिल है, कि जीएसटी जो है इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर उसको कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पे कंज्यूमर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए बड़ी राहत की खबर आ सकती है। इस वक्त बैठक चल रही है और ये बैठक कल भी जारी रहेगी, और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल इन बैठकों के बाद बड़े अनाउंसमेंट करेगी। बिल्कुल, जीएसटी काउंसिल बैठकों के बाद बड़े अनाउंसमेंट करेंगे। प्रकाश, बारिश के बीच में आप ये लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं जीएसटी के इवेंट की, पहले तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज प्रकाश, ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या जीएसटी के बाद ये जो बड़े बदलाव होंगे, बड़े जो रिफॉर्म होने जा रहे हैं, क्या जीएसटी कलेक्शन पर कोई असर पड़ेगा? और दूसरी चीज, राज्यों के जो रेवेन्यू है उस पर भी कुछ असर पड़ने की आशंका है, आसार हैं, उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उसका समाधान कैसे निकालेगी सरकार? देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा भी है जीएसटी काउंसिल के सामने इस वक्त।
क्योंकि राज्यों की दलील ये है कि वो इन प्रस्तावों के खिलाफ नहीं है। वो चाहते हैं कि कंज्यूमर के हित में है बड़े पैमाने पर रेट रिडक्शन करना, दरों में बदलाव करना, लिहाजा वो इस प्रस्ताव के पक्ष में है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि जीएसटी काउंसिल एक फ्रेमवर्क लेकर आए, केंद्र सरकार एक ऐसा फ्रेमवर्क सुनिश्चित करे ताकि राज्यों को जो राजस्व का नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाए। और इसके पीछे की दलील ये है कि 31 मार्च 2026 के बाद से जो कॉम्पनसेशन सेस की मियाद है, जो कि सिन गुड्स और हाई लग्जरी आइटम्स के ऊपर है, वो खत्म हो रही है। इसका मतलब ये है कि कॉम्पनसेशन सेस से जो वसूली होती है, जो रिकवरी होती है टैक्सेस में, उसका फायदा जो है स्टेट्स को नहीं मिलेगा। ऐसे में राज्य, खासकर अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स जो हैं, वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए ताकि उनका जो रेवेन्यू इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जो पोटेंशियल लॉसेस हो सकते हैं उसकी भरपाई की जाए। वो इस बात की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इसके पहले बैठकें भी की, आज सुबह भी बैठक की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले, और उन्होंने कहा कि वो जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे कि पहले एक फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए, उनका जो नुकसान हो सकता है राजस्व में उसकी भरपाई की जाए। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात की मांग की है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत है कि जो रिडक्शन होगा अलग अलग स्लैब्स के हिसाब से, उसका बेनिफिट कंज्यूमर को मिले, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। ऐसा ना हो कि इसका फायदा जो है कंपनियां उठा ले जाए। तो इस बात के लिए भी एक क्लियर फ्रेमवर्क बनाने की मांग की गई है। अभी बैठकें चल रही हैं। हालांकि इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि कॉम्पनसेशन सेस जिसकी मियाद 31 मार्च 2026 से खत्म हो रही है उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे एक नया मैकेनिज्म बनाया जाता है ताकि राज्यों को जो राजस्व का नुकसान हो सकता है या जिस बात की संभावना है उसको भरपाई किया जाएगा सरकार की तरफ से या काउंसिल की तरफ से। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। डिस्कशंस की प्रक्रियाएं चल रही हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार जीएसटी काउंसिल पूर्ण कंसेंसस के साथ, कंप्लीट कंसेंसस के साथ इस फैसले पे पहुंचेगी, इस नतीजे पे पहुंचेगी कि जीएसटी की दरों में कटौती तो हो, लेकिन इसमें किसी राज्य का विरोध न हो और उसके बाद इसका फायदा कंज्यूमर को दिए। ठीक है, राज्य का विरोध ना हो, राज्यों को नुकसान ना हो, कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं कि कंपनीज ये थोड़ा गोलमोल करके वो सारी एब्जॉर्ब कर जाएं। प्रकाश, एक चीज और बताइए, संक्षेप में आप आंसर दे दीजिएगा। मान लीजिए जो भी फैसले कल होते हैं जीएसटी में रिडक्शन को लेकर, वो क्या इमीडिएट इंपैक्ट से एप्लीकेबल हो जाएंगे? नहीं, इमीडिएट इफेक्ट से इसको इम्प्लीमेंट करना टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए राज्यों की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करना होता है, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर है जीएसटी का, जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों की भागीदारी होती है। लिहाजा दोनों ही, केंद्र सरकार की तरफ से और राज्यों की तरफ से उसका नोटिफिकेशन जारी करना होगा और उसके बाद ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हालांकि जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से एक तरीके से आम सहमति इस बात पर बनी है कि इसको फेस्टिवल सीजन से पहले इम्प्लीमेंट किया जाए। तो प्रधानमंत्री ने पहले ही इस बात के संकेत दिए हैं कि वो चाहते हैं कि दिवाली का तोहफा मिले। अब जानकारी ये मिल रही है कि इसको फेस्टिवल सीजन से पहले ही इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस बात की भी संभावना है कि ये जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हो जाए, उसके कुछ दिनों के बाद इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए या 1 अक्टूबर से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। लेकिन जो भी होगा, जो बदलाव होंगे उसको जल्द इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके लिए सरकार लंबा वक्त नहीं लेगी। बिल्कुल ज्यादा लंबा वक्त है भी नहीं सरकार के पास, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा है कि नहीं, दिवाली को डबल दिवाली वो करना चाहते हैं। प्रकाश, बहुत शुक्रिया। और जो भी अपडेट्स आगे आते हैं आपको हम फिर से जोड़ेंगे जीएसटी से जुड़ी खबरों को लेकर। लेकिन आस्था जी, एक काम कीजिए, आपने भी जीएसटी को लेकर काफी कुछ अपने रिसर्च की होगी, काफी पढ़ाई की होगी, और कई सेक्टर ऐसे हैं जिन पर डायरेक्ट इंपैक्ट आने वाला है। ऑटो, एफएमसीजी, सीमेंट, फुटवेयर, ईएमएस, रिटेल, फैशन अपैरल, कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के दौरान जरा 4-5 ऐसे स्टॉक्स की आप लिस्ट तैयार कीजिए जो निवेश के लिए लोगों को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। हम बस यूं गए और समझिए यूं आए। स्वागत है क्लोजिंग कॉल में, और बाजार में हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी है। 90 अंक ऊपर है निफ्टी और 24,650 के ऊपर निकल गया है। आज अगर 24,600 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बाजार में जरूर सुधरेगा। और निफ्टी बैंक जो है करीब 300 अंक ऊपर है, 54,000 के पास पहुंचने की तैयारी निफ्टी बैंक में हो रही है। और आज हमने सपोर्ट अच्छा देखा है मेटल से, सिलेक्टिव ऑटो से, कंजम्पशन वाले शेयरों से।
सौमिल जी, एक राय जरा आप एमएनएम के शेयर पर दीजिए। कल हमने देखा था कि जीएसटी को लेकर एक थोड़ी सी नेगेटिव खबर आई कि ईवीज पर जीएसटी को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि शेयर ये टूटा, हालांकि बाद में क्लैरिफिकेशन भी आया कि नहीं सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। एमएनएम आपको लगता है कि एक स्वीट स्पॉट में है, अगर किसी को थोड़ा सा लंबा व्यू भी लेना हो तो पैसे बना के शेयर दे सकता है ये? पॉजिटिव हूँ मैं ऑटो स्टॉक्स पे, एमएनएम पे खास करके, क्योंकि इसमें और भी ऊपर के तरफ लेग्स बचे हैं। अगर आप देखिए एमएनएम ने कुछ सालों में कंसोलिडेशन हुआ था, वो कंसोलिडेशन हाल ही में ही ऊपर की तरफ तोड़ा है। या इनफैक्ट इवन लास्ट अगर आप 4-5 महीने देखें फ्रॉम अप्रैल मई के आसपास से, वहां से बहुत अच्छी रैली ऊपर की तरफ दिखाई है। डेफिनेटली इन द शॉर्ट टर्म मे बी करेक्शन हो सकता है या टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, लेकिन जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो इंटैक्ट है और वो पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि अच्छे लेवल्स ऊपर की तरफ देखने मिलेंगे। क्रूशियल लेवल अगर नीचे की बात करूं तो 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अराउंड 3000 लेवल्स के आसपास है। दिस विल बी वेरी क्रूशियल फॉर मीडियम टर्म आउटलुक, लेकिन ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव व्यू है महिंद्रा एंड महिंद्रा, 1.5% की मजबूती यहाँ और आगे भी तेजी जारी रहने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और स्टॉक है टीबीओ टेक लिमिटेड, इसको एक बार पुल अप करते हैं। और कंपनी मल्टीपल ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस करती है और एक्सेस प्रोवाइड करती है ग्लोबल ट्रैवल इन्वेंट्री एग्रीगेटर्स को। सो इन इटसेल्फ कनेक्टिंग है ट्रैवल, एयरलाइन, होटल्स एक्सेट्रा के साथ, और कंपनी ने एक करार किया है जिसके चलते ये फोकस रेडार पर है। 15% की तेज़ी इस वक्त हम देख रहे हैं टीबीओ टेक में देखने को मिली है। यूएस की क्लासिक वेकेशंस का कंपनी ने अधिग्रहण किया है। सो एक एक्विजिशन की खबर और उसके ठीक बाद स्टॉक में एक मूवमेंट। कुणाल, अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं या फिर आपके वॉच लिस्ट में भी है या फिर कोई राय अगर बन रही है, 1584 के लेवल्स पर एक न्यूज़ है जिसका असर टीबीओ टेक पे बन रहा है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आज के दिन में स्टॉक में देखने को मिली है। स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इतने नहीं गैप ओपनिंग के साथ स्टॉक का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 1485, वो लेवल के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। यानी मल्टीपल इक्वेशन ऐसा है जिसके बेस पे स्टॉक में अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। नाउ मेन बात यह है खरीदारी करके चलना चाहिए कि नहीं, तो मेरे ओर से फिलहाल नो का रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है नई खरीदारी के लिए। बट अगर आपके पास ये स्टॉक में पोजीशन है तो होल्ड करके चलिए। आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रैली में ये स्टॉक 1670 1670 एंड अगर वो ब्रेक होता है तो 1830 तक के भी लेवल आपको ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। सो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है, बट नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है। नई खरीदारी से दूर रहने की राय इस वक्त बनती हुई, और अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन टीबीओ टेक की ही तरह नेटवेब टेक्नोलॉजीज में भी बढ़िया एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज ने एक ऑर्डर विन किया है 1734 करोड़ का, और FY26 के लिए कंपनी ने अपनी गाइडेंस में भी बदलाव किए हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं स्टॉक में एक मूवमेंट है। सौमिल, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। नेटवेब टेक्नोलॉजीज 2522 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 11% गेन्स के साथ ही स्टॉक ट्रेंड करता हुआ। नेटवेव डेफिनेटली इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म दोनों ही पॉजिटिव है। 200 डेली मूविंग एवरेज, 2040 डेली मूविंग एवरेज, सारे एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। एक कंसोलिडेशन था जो ऊपर की तरफ टूटा है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव, लेकिन इसे शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं कर सकते हैं। द स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 2200 2195, बहुत नीचे है बिकॉज अच्छी स्पाइक्स है ऊपर की तरफ, अच्छे लेवल्स ऑलरेडी दिखाई दिए हैं। लेकिन इन द वेरी लॉन्ग टर्म अगर किसी ने ऑलरेडी पोजीशन बनाई है तो मुझे लगता है कि 2900 के आसपास के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो होल्ड ऑन टू योर पोजीशंस, और ये 2900 के लेवल्स एक्सपेक्टेड है। 2900 तक के लेवल्स, लेकिन पोजीशंस को होल्ड करना होगा, थोड़ा इंतजार समय देना होगा। लेकिन इट्स अ पॉजिटिव कॉल। नेटवेब टेक्नोलॉजीज अगर पोजीशन है इंटैक्ट रखना चाहिए, ये राय मिलती हुई सौमिल मेहता की तरफ से। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में जो स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है उस लिस्ट में सबसे आगे तो मेटल स्पेस से जुड़े काउंटर्स ही खड़े हैं। उसके अलावा बजाज होल्डिंग, हुंडई, कैनरा बैंक, वेदांता, इंडियन होटल, स्विगी, ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती के बीच कामकाज हो रहा है। इन स्टॉक्स में से भी अट्रैक्टिव प्लेयर्स पर विस्तार से बातचीत करेंगे और हमारे एक्सपर्ट से उनका नज़रिया जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बाजार में करीब करीब आधे घंटे का सत्र शेष है और निफ्टी अपने गेंस को होल्ड कर रहा है और संकेत अच्छे ये मिल रहे हैं। निफ्टी करीब करीब 100 अंकों पर है। निफ्टी बैंक की बात करें तो उससे 3 गुनी तेजी और प्रतिशत के लिहाज से भी थोड़ा लीडरशिप ले रहा है निफ्टी बैंक। हालांकि अगर आप हाल फिलहाल की चाल देखेंगे तो निफ्टी बैंक में गिरावट काफी ज्यादा आई थी, ऊपरी स्तर से करीब 2500 पॉइंट टूटा था, तो थोड़ी बहुत बाइंग आनी भी चाहिए और ये आज हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आशा जी, आपकी लिस्ट रेडी है जीएसटी के इम्पैक्ट वाले शेयरों की, जहां पर अभी निवेश कर लेना चाहिए, या फिर आप वेट करेंगे जीएसटी काउंसिल के फैसले का? कि वैसे तो वेट करके और इसमें एक चॉइस बनाना ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ एक काउंटर्स ऐसे लग रहे हैं कि जो वैसे भी इंटैक्ट है, जिसमें कि मोमेंटम अगर मैं चार्ट्स पे भी देखूं तो इसलिए कुछ एक स्टॉक्स में यहाँ पे रेकमेंड करना चाहूंगी, अगर आप इजाजत दे तो अभिषेक जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कीजिए आशा जी। जी, देखिए टाटा कंज्यूमर, तो सबसे पहले अगर मैं एफएमसीजी बास्केट में देखूं तो ये काउंटर मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। इनिशियल टारगेट तो 1180 से 1200 के रहेंगे और इसके बाद भी टारगेट्स को फर्दर रिवाइज किया जा सकता है। तो टाटा कंज्यूमर अच्छा लगता है और दूसरा ब्रिटानिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये दो काउंटर्स मुझे एफएमसीजी स्पेस या कंजम्पशन स्पेस से बोल सकते हैं कि अच्छे लगते हैं। ब्रिटानिया में 6100 6150 का लक्ष्य शॉर्ट टर्म के हिसाब से रखा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो ब्लू स्टार, मुझे जो टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स उस कैटेगरी की बात करें तो ब्लू स्टार अच्छा लगता है। वहां पे भी मेरे को लगता है कि 2100 से लेके 2200 तक के लेवल्स आराम से हमें देखने को मिलेंगे, तो 2250 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो ब्लू स्टार एक अच्छी चॉइस है। तीसरी तरफ देखा जाए तो मुझे फुटवेयर्स में बाटा काफी पसंद आ रहा है, तो बाटा में भी एक मौके ढूंढने चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आउटराइटली जाके बाय करना चाहिए, बट थोड़े भी डिप्स आते हैं तो ये कुछ काउंटर्स ऐसे हैं जहां पे कि एक इन्वेस्टमेंट के मौके तलाशे जा सकते हैं। बाटा में 1280 1300 का लक्ष्य देखा जा सकता है ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, और कैंपस एक्टिव वेयर भी अच्छा लगता है फॉर दैट रीजन 280 से 290 के लक्ष्य के लिए। और ऑटोमोबाइल स्पेस में, टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प पसंद आता है। टारगेट इसमें 5600 से 5800 के रहेंगे, 5800 तक के। सो ये कुछ काउंटर्स हैं जो जीएसटी के हिसाब से मुझे लगते हैं कि अच्छा मोमेंटम दिखाने चाहिए, बट अगर सेफ बेट लेना है तो एक बार ये मीटिंग हो जाए और उसके बाद ही मुझे लगता है अगर इसमें पोजीशंस बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, ठीक है, वो तो खैर अंदाजा तो बाजार लगा ही चुका है और क्लियर हो गया कि अच्छा क्या चीज़ें सस्ती होंगी। अब उस पर जीएसटी काउंसिल की मुहर लगनी है और फाइनल वो रेट लिस्ट जीएसटी की आ जाएगी। लेकिन बी लीटर वाले शेयर आस्था जी को थोड़ी ज़्यादा पसंद हैं। बाटा, ब्लू स्टार, ब्रिटानिया, ये कंजम्पशन में हीरो मोटो भी पसंद है। टाटा कंज्यूमर का भी नाम लिया आस्था जी ने, और सारे के सारे ये टारगेट्स आपके ये स्क्रीन पर हैं। और ये ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं, ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से थोड़ा सा लंबा रख के भी आप इसमें पोजिशनल व्यू ले सकते हैं। और एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे जब आस्था जी अगली बार हमारे साथ जुड़ेंगी शो में। तो लेकिन कंजम्पशन की बात हो रही है तो एक काम करते हैं, जोमैटो से खाना ऑर्डर करना महंगा हो गया है। जी हाँ, त्योहारों से पहले थोड़ा सा झटका ये जरूर है। और क्या कुछ किया है, कितनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई है जोमैटो ने, यानी कि इटर्नल ने? इस पर कुछ डिटेल्स लेकर हमारी सहयोगी स्नेही हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्नेही, बताइए क्या किया है इटर्नल ने, और स्विगी के मुकाबले अगर हम तुलना करें तो कितना महंगा होगा अब खाना ऑर्डर करना जोमैटो से? जी हाँ, बिल्कुल। इटर्नल का स्टॉक आज जो है वो फोकस में है, क्योंकि उनके फूड डिलीवरी आर्म जोमैटो ने अपने प्लेटफॉर्म फ़ी में एक हाइक किया है। अब ये प्लेटफॉर्म फ़ी 12 रुपये प्रति ऑर्डर बन गया है, जो पहले 10 रुपये प्रति ऑर्डर था, और ये फेस्टिव सीजन के लिए किया जा रहा है। अगर आप याद करेंगे तो कुछ हफ्तों पहले, लगभग 2 हफ्ते पहले, हमने स्विगी से भी ऐसी न्यूज़ सुनी थी जहाँ पर उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म फ़ी 14 रुपये प्रति ऑर्डर पर हाइक कर दिया था। 10 से 12 रुपये से हाइक हुआ था ये। अब इन न्यूज़ पर इलारा का भी एक व्यू आया है। वो कहते हैं कि जो हर 1 रुपये का जो प्लेटफॉर्म फ़ी अगर हाइक करती है दोनों जोमैटो और स्विगी, तो जोमैटो के टेक रेट पर 22 बिप्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और स्विगी के टेक रेट्स पर 20 बिप्स का अच्छा एक इम्पैक्ट होता है। और एबिटा के बारे में बात करेंगे तो जोमैटो के एबिटा पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है लगभग 110 करोड़ का, और स्विगी के एबिटा पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है लगभग 120 करोड़ का। मार्जिन्स के बारे में बात करेंगे तो ये इलारा मानता है कि जो ये प्राइस
प्राइस हाइक हुआ है, मतलब जो कि प्लेटफॉर्म फ़ी का हाइक हुआ है, ये इस मूव के दम पर जो 5% एडजस्टेड एबिटा का टारगेट था जोमेटो का, जैसे उन्होंने गाइडेंस में कहा था, वो अचीव कर सकते हैं और FY28 तक का उनका टेक रेट भी 5% के ऊपर सस्टेन रह सकता है। और सिमिलरली वो स्विगी के लिए भी कहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म फ़ी हाइक पर उनका भी एडजस्टेड एबिटा लगभग 5% तक पहुंच सकता है, जैसे कि उन्होंने गाइड किया था। अब आखिर में जानते हैं कि इलारा की राय क्या है इन दोनों स्टॉक्स पर। जोमेटो पर उन्होंने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस रखा है 340 रुपये पर शेयर, और स्विगी पर उन्होंने अपना अक्यूमुलेट रेटिंग बनाए हुए रखा है और टारगेट रखा है 450 रुपीज़ पर शेयर। तो इन दोनों स्टॉक्स पर हमारी नज़र है आज और आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि दोनों ने अपने प्लेटफॉर्म फ़ी में एक हाइक अनाउंस किया है, जोमेटो ने आज और स्विगी ने लगभग 2 हफ्ते पहले। ठीक है, 340 के टारगेट एलारा ने दिए हैं जोमेटो के लिए, यानी कि इटर्नल के लिए, और 450 के टारगेट दिए हैं स्विगी के लिए। तो यहाँ से बुलिश व्यू निकल के आ रहा है इन दोनों कंपनीज के लिए। स्नेही, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन 3 बज गए हैं और जरा ये समझ लेते हैं कि 3 बजे तक अब तक बाजार में कारोबार किस तरह का हुआ है। आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट एट 3 लेकर। आनंद, बाजार ने थोड़ा गियर बदला तो है, निफ्टी की हो गई सेंचुरी, निफ्टी बैंक करीब 325 अंकों पर। बताइए आज के सत्र में मेन हाइलाइट्स क्या रहे, क्या हुआ बाजार में आज? जी हाँ, 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें, अब तेज़ी दिखा रहा है अब बाजार, और जो सेक्टर सबसे ज़्यादा चढ़ा आज मेटल सेक्टर में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। लगातार तीसरे दिन मेटल सेक्टर चढ़ा हुआ है। और शेयरों की बात करें तो टाटा स्टील करीब 6% ऊपर कारोबार कर रहा है। सेल और मॉइल का शेयर भी देखें तो 4.5 से 5.5% की तेज़ी दोनों शेयर में देखने को मिल रही है। वॉल्यूम की बात करें तो टीवीओ टेक का शेयर आप देखिए, क्लासिक वेकेशंस के अधिग्रहण के लिए करार किया है कंपनी ने। 14% के आसपास की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और औसत से करीब 35 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर से पिरामल फार्मा का शेयर देखें 7% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है और औसत से 9 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। नेट वेब की बात करें तो 1734 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है। 12% से के आसपास की शानदार तेज़ी नेट वेब में भी देखने को मिल रही है और औसत से करीब 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो कैप्लिन पॉइंट पर एक खबर आई है, US FDA से नए इंजेक्शन के लिए कंपनी को मंजूरी मिली है और आपको बता दें कि ये जो नया इंजेक्शन है वो दिल से जुड़ी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा TCS की बात करें तो TCS ने IIT कानपुर के साथ करार किया हुआ है। ये जो करार है शहरी क्षेत्रों में AI और एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर जो चुनौतियां आती हैं उससे निपटने के लिए कंपनी ने किया हुआ है। आज IT सेक्टर पर दबाव है तो हालांकि शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। इंडस टावर पर CLSA की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म रेटिंग दी है लेकिन लक्ष्य जो है उसे घटा दिया है। लक्ष्य 595 से घटाकर 520 का कर दिया है। 2% के आसपास की कमजोरी आज शेयर दिखा रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। आनंद, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। ढेर सारे स्टॉक्स हैं जिस पर फोकस है और ये सारी खबरें 3 बजे तक के मार्केट एक्शन आपके सामने। लेकिन चलिए एक और रणनीति आपको बताते हैं और वो है ऑप्शन की रणनीति हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। एंजल वन के राजेश भोसले अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून, बताएं। जी नमस्कार, आफ्टरनून। देखिए, कोल इंडिया में काफी समय के बाद एक रेंज ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है एंड अगर आप टेक्निकल चार्ट देखें तो अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार 200 DMA के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। RSI भी अगर आप देखें तो कई समय के बाद 60 के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, तो काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो कोल इंडिया का 395 का कॉल बाय करना है सितंबर सीरीज का। ये अराउंड 6 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2 रुपए के स्टॉप लॉस से 14 रुपए के टारगेट्स के लिए बाय करना है। लॉट साइज है इसका 1350 का। तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5400 का एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 10,800 के। चलिए, तो बिल्कुल कोल इंडिया पर फोकस है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की ट्रेड हमें बताने के लिए। 395 395 की कॉल्स खरीदने की राय 6 रुपए के दाम पर ही आपको मिलेगी। लक्ष्य 15 रुपये 80 पैसे के मेंटेन कीजिए
एंटिसिपेट करें। स्टॉप लॉस 2 रुपये का मेंटेन करना होगा। कॉल वर्कआउट होने पर मैक्स टू मैक्स फ़ायदा 10,800 का हो सकता है और अगर रिवर्स जाती है तो फिर अधिकतम नुकसान 5,400 रुपये का भी हो सकता है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद सोच समझ कर ही एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक इक्विटी मार्केट में आज जहां एक्शन है उस पर आप फोकस करते हैं और एक स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक का। सौमिल, आपसे इस पर एक राय जानना चाहूंगी। ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में कोई रुकने का नाम ही नहीं है। आज के सत्र में भी देखिए एज वी स्पीक 12% की तेजी, बिग शो ऑफ द डे इसे कहा जाना चाहिए। और इनफैक्ट ये बिग शो जो है ये पिछले 5 दिन से चल रहा है ओला इलेक्ट्रिक के लिए। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के चार्ट्स अगर पुल अप करेंगे तो पिछले 5 सेशंस में ऑलमोस्ट 35% तक के रिटर्न्स ओला इलेक्ट्रिक ने दिए हैं। टू बी प्रिसाइज 32-33% तक के रिटर्न्स। कहाँ ये 52 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था 5 सेशन पहले और आज के सत्र में 70 के लेवल्स तक पहुंच चुका है। एग्जिस्टिंग पोजीशन सौमिल जिनकी है उनके लिए और नई पोजीशन के लिए तो अब आई डोंट थिंक स्पेस है। नई पोजीशंस के लिए डेफिनेटली स्पेस नहीं है। जिसकी पोजीशन है उसे होल्ड करना चाहिए। डेफिनेटली ऊपर में मुझे लगता है कि 80 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। 80 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 102। सो ये दो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज हैं दो टारगेट्स की। यहाँ पर ऑलरेडी 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है ये स्टॉक और 200 डेली मूविंग एवरेज अराउंड 58 के आसपास है। तो ये एक स्टॉप लॉस रहेगा, एक क्रूशियल लेवल रहेगा नीचे की तरफ। दूसरा अगर शॉर्ट टर्म के आप लेवल देखें वो भी बहुत नीचे हैं क्योंकि अच्छी खासी बढ़ावत है यहाँ इस स्टॉक में। तो 61 के लेवल से एक स्टॉप लॉस की तरह रख सकते हैं, लेकिन दैट टू इज वेरी डीप। तो यहाँ पर जिसकी पोजीशन है वो ओपन रखें। ऊपर में 80 और 100 के लेवल्स एक्सपेक्टेड रहेंगे। ऑलराइट, तो चलिए ये एक राय या ओला इलेक्ट्रिक में पोजीशन है उसे बिल्कुल बरकरार रखें। काफ़ी बढ़िया तेज़ी के साथ इस स्टॉक में मोमेंटम है। लेकिन कैबिनेट की बैठक बुधवार को होती है और बैठक में जो भी टेकअवेज आते हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कैबिनेट रेयर अर्थ के लिए इंसेंटिव का ऐलान कर सकती है। संभावना है रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग के लिए इंसेंटिव्स की संभावना है। आपको बता दें कि 1345 करोड़ इंसेंटिव स्कीम जो है उसे प्रपोज किया गया है रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोडक्शन के लिए, पर्टिकुलरली इन इंडिया। और ये खबर और इसके ठीक बाद अब ये खबर जो आती हुई दिख रही है रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग, कॉपर, लिथियम, निकल की रिसाइकलिंग के लिए इंसेंटिव की संभावनाएं हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट स्पेस है और इस स्पेस में किसी भी तरह का डेवलपमेंट जो है एज अ मेजर इंसेंटिव काम करता हुआ दिखेगा। और आपको बता दें पिछले दिनों यूनियन हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर मिस्टर HD कुमारस्वामी ने भी पर्टिकुलरली रेयर अर्थ और कंसल्टेशन पेपर्स की बात करी थी। अंडरवे बातचीत चल रही है। सरकार योजना के लिए करीब 1500 करोड़ आवंटित कर सकती है, ये संभावनाएं हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। लेकिन 1345 करोड़ की स्कीम को सब्सिडाइज, पर्टिकुलरली प्रोडक्शन रेयर अर्थ के प्रोडक्शन को सब्सिडाइज करने के लिए इसकी बातचीत चली थी और ये अब नया आंकड़ा सरकार की योजना है और योजना के लिए 1500 करोड़ आवंटित करने की तैयारी हो सकता है कि ये इस पर मोहर भी लगते हुए दिखे। कैबिनेट की बैठक के साथ साथ लगातार टेकअवेज पर भी बातचीत और इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर है। इस खबर पर मोहर लगते ही हम आप तक का और ज़्यादा डिटेल्स भी लेकर आएंगे। हमारे रिपोर्टर्स और संवाददाता लगातार इस पर बने हुए हैं। लेकिन हाँ, कैबिनेट रेयर अर्थ के लिए इंसेंटिव को लेकर कुछ प्लान्स कर रही हैं। रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग के लिए इंसेंटिव्स के आने वाले दिनों में संभावना है, इन पर हमें नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। कमिंग बैक टू दी मार्केट्स और कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी जहाँ निचले स्तरों से रिकवरी है, ब्रॉडर मार्केट से जुड़े स्टॉक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। मिड कैप स्पेस में ओला इलेक्ट्रिक जिसका अभी हमने जिक्र किया, अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाल्को का स्टॉक है, पेटीएम का स्टॉक है, नायका है जो कि अच्छी मजबूती के बीच कामकाज कर रहे हैं। कुणाल, नाल्को, पेटीएम, नायका मिड कैप के सम ऑफ द प्लेयर्स जहां पर अच्छा एक्शन नजर आ रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। कोई पसंदीदा काउंटर इनमें से? नाल्को की बात करें तो नाल्को ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर चुका है आज के
दिन में स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दिखाई है, जो न्यूज़ हमें चाइना की ओर से देखने को मिला है उसके बेस पे। उतना ही नहीं, आप देखिए पेटीएम भी एक अच्छी खासी रैली में ट्रेड हो रहा है एंड 1400 का लेवल पेटीएम में देखने को मिल सकता है और 1400 जैसे ही ब्रेक होता है ऑल टाइम हाई भी पेटीएम यहाँ पे हमें लगाते हुए देखने को मिल सकता है। बट पेटीएम में नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन है तो आप उसको होल्ड करके चलिए ना। वो नई खरीदारी हम अगर कोई स्टॉक में करेंगे तो वो रहेगा नाइका। नाइका देखिए आप 237 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है और स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। 230 के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 225 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। फिलहाल 237 के अराउंड है और टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है 246 का पहला टारगेट है। 246 जैसे ही ब्रेक होता है 265 तक के भी टारगेट नाइका हमें दिखा सकता है। एंड बट ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन आने वाली है और नाइका एक जानी मानी कंपनी है पर्टिकुलरली मेकअप एंड ऑल में। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे भी एक अच्छा खासा सेल्स देखने को मिल सकता है। सो नाइका पे फिलहाल फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, नायका पर फोकस करके चलिए। 246 265 के टारगेट के लिए ये कुणाल जी की तरफ से व्यू। बाजार पर एक बार फिर से नजर डालेंगे क्योंकि जो तेजी है निफ्टी की हो गई है वो 150 अंकों के आसपास की। और इसमें खास बात यह है कि 100 ईएमए का जो लेवल था 24,730 के आसपास का, निफ्टी ने उसको पार कर लिया है। उसके आसपास हम देख रहे हैं कि टिकने की कोशिश है। निफ्टी बैंक अब ये कंफर्टेबली 54,000 के ऊपर जाकर फिलहाल टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। 427 अंकों के आसपास की तेजी है। सोमिल जी, एक व्यू चाहिए आपसे, जिन्होंने मान लीजिए तेजी की होगी आज के सत्र में और कल शाम तक जीएसटी को लेकर अपडेट भी आ जाएंगे, बड़े ऐलान होंगे, तेजी कैरी करें? और दूसरी चीज, मान लीजिए अगर थोड़ा रिस्क हो, ओवरनाइट वाला रिस्क हो या फिर कल क्या होगा पता नहीं, कोई आप पुट खरीदने की सलाह देंगे निफ्टी में या फिर निफ्टी बैंक में इसको हेज करने के लिए? अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई हेजिंग करने की जरूरत है। मुझे 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 लगता है कि अगर किसी ने पोजीशन ली है, नई पोजीशन लेने की सलाह नहीं है। डेफिनेटली अगर किसी ने पोजीशन ली है तो पूरा दिन ये बहुत लोअर एंड पर ही ट्रेड कर रहा था, राइट। और जो तेजी हमने देखी इन लास्ट 1 आवर में पूरी तेजी देखी है, तो दैट मीन्स कि जिसने भी अगर पोजीशन बनाई होगी वो मोस्टली नीचे के लेवल पे बनाई है। मेरे टारगेट्स ऊपर में 55,000 के हैं फॉर बैंक निफ्टी। निफ्टी में आप अवॉइड कर सकते हैं, आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में मैं समझता हूँ कि 55,000 के मेरे टारगेट्स हैं इन द वेरी शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पर एक कॉल ले सकते हैं और अगर आप कॉल लेंगे तो लेट मी जस्ट चेक कौन सा कॉल ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में 54,000 के आसपास का अगर आप कॉल ले 30 सितंबर का, वो इस समय चल रहा है 859 पर। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया रह सकता है 30 सितंबर का 54,000 का। प्रीमियम्स बहुत हाई है, लेकिन 775 की एक स्टॉप लॉस से इसकी खरीदारी कर सकते हैं और मुझे लगता है कि 990 और उसके ऊपर 1150 के टारगेट्स इसमें पॉसिबल है। 1150 तक के टारगेट 54,000 वाली कॉल में। और आप देखिए इस कॉल की प्रीमियम में करीब 22% का उछाल आ गया है, तो थोड़ी एक्टिविटी बढ़ी है। 12 में से 10 शेयर हम देख रहे हैं कि आज तेजी के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। 2 शेयर जो कमजोर हैं वो है फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक, जहां पर हल्की सी गिरावट है। अदरवाइज एसबीआई 1% ऊपर, थोड़ा पीछे था। अगर हम एचडीएफसी बैंक को देखेंगे 1% की तेजी एचडीएफसी बैंक में आ गई है, 950 रुपए के ऊपर आया है। और ये जो एचडीएफसी बैंक की तेजी बनी है पिछले कुछ घंटे में, पिछले 1 से 2 घंटों में ये पूरी की पूरी तेजी बनी है। अचानक से आप देखिए कि आधे सत्र के बाद माहौल इसका अच्छा हुआ है और अपने लेवल्स को रीगेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। एसबीआई 810 रुपए के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। आस्था जी, एक और स्पेस है जहां बाजार में आज हमने तेजी दिखी और वो है एएमसी स्टॉक्स का। अच्छा ठीक है, आस्था नहीं है। कुणाल जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। आज हमने देखा कि एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, निप्पॉन लाइफ, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। फंडामेंटली अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड के फ्लोज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन एक चर्चा होती है कि थोड़े वैल्यूएशंस हाई हो गए हैं। ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से कहां पर बन रहे हैं, क्योंकि ये भी अपनी तेजी को सरेंडर करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं शेयर? वेल चारों 4 स्टॉक की बात कर रहे हैं, एचडीएफसी, यूटीआई, एबीएसएल
एंड निप्पॉन तो कोई खास ऐसा मोमेंटम मुझे आज के दिन में देखने को नहीं मिल रहा है। नो, आज के दिन के बेस पे मुझे कोई आने वाले दिनों में कोई खास मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। अब देखो ऑन एन एवरेज 1 से 1.5% की मोमेंटम हमें सारे के सारे स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। लेकिन मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये चाव चाव स्टॉक में ऐसा कोई प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। लेकिन अगर आपके पास पोजीशन है तो आप एक बार होल्ड करके चल सकते हो सारे स्टॉक में। चलिए, पोजीशन है तो होल्ड करें, नई पोजीशन के लिए इंतज़ार करना चाहिए, ये राय इस वक्त मिलती हुई। एएमसी कंपनियों के शेयरों में एक्शन है, बढ़िया तेज़ी। एचडीएफसी, एमसी, यूटीआई, एएमसी, निप्पॉन लाइफ में मजबूती के साथ, और निप्पॉन लाइफ तो करीब 4% तक के गेंस इस वक्त दिखा रहा है। आउट परफॉर्मिंग स्पेस निफ्टी मेटल इंडेक्स है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक का ढेर सारे स्पेसेस और स्क्रिप्ट्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पर बढ़िया एक्शन है। एबी कैपिटल के स्टॉक को एक बार पुलअप करते हैं। और सौमिल, आपसे एक टेक यहाँ पर जानना चाहेंगे। 1.5% की तेज़ी, दिन के उच्चतम स्तर पर एबी कैपिटल का स्टॉक इस वक्त कामकाज करता हुआ 278 के लेवल्स पर फिलहाल ट्रेड, यहाँ पर 278, 279 के लेवल्स पर। पिछले 5 सेशन या पिछले 1 महीने में कोई खास बड़ा मूव नहीं देखा इस स्टॉक ने। हालांकि पिछले 6 महीने के चार्ट्स देखेंगे तो विजिबल रिटर्न्स नजर आए हैं एबी कैपिटल में। आज की इस तेज़ी पर टेक्निकली राय क्या होगी? एब्सोल्युटली ट्रेंड अप है, लेकिन इस समय अवॉइड की सलाह दूंगा मैं, बिकॉज इसमें एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। बहुत समय से ये अराउंड 260 और 280 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो आई थिंक ये रेंज जब तक ऊपर की तरफ नहीं टूटती है तब तक इसे अवॉइड करें। फॉर ट्रेडिंग पर्पस एटलीस्ट जिसने पोजीशन ली है वो होल्ड कर सकता है। नीचे में मैं नहीं समझता हूँ कि 260 के नीचे ये स्टॉक जाएगा। सो पोजीशन जिसकी है वो होल्ड कर सकता है, लेकिन फॉर ट्रेडिंग पर्पस इस समय इसे अवॉइड करें। ट्रेडिंग पर्पस के लिए इसे अवॉइड करने की राय फिलहाल मिलती हुई दिख रही है। लेकिन साथ साथ अगर पोजीशन है तो इसे इंटैक्ट रखने की भी राय है। एक राय सौमिल आपसे ही फार्मा स्पेस पर भी जानना चाहूँगी। फार्मा सेक्टर इस वक्त अगर देखें मार्केट के अप्रोच में, मार्केट में बिकॉज मोमेंटम है, वन ऑफ द सेक्टर जो कि मेटल के बाद परफॉर्म कर रहा है। 246 अंकों की मजबूती निफ्टी फार्मा इंडेक्स में है। लेकिन एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलने पर फार्मा के कौन से सब सेगमेंट पर नज़र होनी चाहिए? हेल्थ केयर, लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक, क्रैम्प, सीडीएस, सीडीएमओ, या फिर प्योर फार्मा प्ले पर ही नज़र रखनी है? आई थिंक प्योर फार्मा प्ले पे डेफिनेटली आप नजर रख सकते हैं। हॉस्पिटल्स डेफिनेटली वर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव और बहुत अच्छी रैलीज भी हमने देखी है। लेबोरेटरीज में भी हमने ऑलरेडी रैली देख चुके हैं। डेविस लैब वुड बी वन ऑफ द टॉप पिक्स, अपोलो हॉस्पिटल वुड बी वन ऑफ द टॉप पिक्स। लेकिन इस समय जो प्योर फार्मा है, जैसे सिप्ला है, लुपिन है, ये सारे स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड दे हैव ऑलरेडी ब्रोकन आउट ऑफ देयर रेंज। वो रेंज जो ऊपर की तरफ टूटी है, मुझे लगता है वो कंटिन्यू करेगी। आज थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम दिख रहा है। सिप्ला वुड बी माय प्रेफर्ड पिक, और यहाँ पर 1540 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के फॉर अ पोजिशनल प्ले एक बाय कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि 1700, 1680, 1700 के आसपास के लेवल्स एक्सपेक्टेड है फॉर सिप्ला। ओके, सिप्ला आउट ऑफ द फार्मा बास्केट ढेर सारे सब सेगमेंट्स है। प्योर फार्मा प्लेस पर फोकस होना चाहिए और उसमें भी सिप्ला एक अट्रैक्टिव बेट नजर आता है। 0.5% गेन्स हम देख रहे हैं 1579। इन स्तरों पर भी एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। बीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड्स भी समझ लेते हैं। कुणाल, कोई ट्रेड आपकी तरफ से इस वक्त जो अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, इधर बीटीएसटी और एसटीबीटी? वेल, बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड की बात करें तो ओवरऑल मोमेंटम आज के दिन में मार्केट में हमें एक अच्छी खासी देखने को मिल रही है। 150 पॉइंट ऊपर फिलहाल मार्केट ट्रेड हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक स्टॉक है जहाँ पे एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। एंड स्टॉक का नाम पूनावाला फिनकॉर्प, जो अभी 444 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। अगर आप चार्ट की बात करो तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, स्टॉक ने ऑलरेडी 100 MA का सपोर्ट ले लिया है। पिछले 3-4 दिन की जो रेंज बाउंड मोमेंटम थी उसका भी ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। 444 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 431 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो टारगेट 454 पहला है, और जैसे ये ब्रेक होता है आपको 470 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो पूनावाला फिनकॉर्प यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ट्रेड कुणाल परार की तरफ से पूनावाला फिनकॉर्प 443 के लेवल्स पर एक बार खरीदारी कर ले जा सकते हैं 454, 470 के टारगेट्स के लिए। सौमिल, आपकी तरफ से कोई बीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड?
आई थिंक जो ग्लेनमार्क फार्मा मैंने स्टार्टिंग में दिया था वो डेफिनेटली पोजीशन कैरी कर सकते हैं फॉर बीटीएससी ट्रेड्स। 2100 का टारगेट रहेगा उस स्टॉक में। लेकिन इसके साथ में अगर आप देखें तो मुथूट फाइनेंस बहुत ही अच्छा कर रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, कल का हाई ऊपर की तरफ तोड़ा है, बहुत अच्छा मोमेंटम है। एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं अराउंड 2740 पर। एक छोटा सा बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है और मुझे लगता है कि यहाँ से 2850 तक ये स्टॉक जा सकता है फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ग्लेनमार्क को लेकर ये व्यू 2180 के लेवल सुझा रहे हैं। चलिए कुछ और शेयरों के बारे में जरा व्यू। अच्छा सोमिल जी, एक बार जरा पेटीएम पर व्यू दीजिए, जिनकी तेजी की पोजीशन है, क्या वो पेटीएम में कैरी करें और क्या आपके हिसाब से कोई बीटीएसटी की भी अपॉर्चुनिटी बन रही है शेयर में? पेटीएम में डेफिनेटली पोजीशन कैरी कर सकते हैं। जो अपर एंड ऑफ द डेली बोलिंगर बैंड है वो अराउंड है 1340 पे, एंड दैट विल बी द टारगेट इन द वेरी वेरी शॉर्ट टर्म। लेकिन मैं इसमें कोई पोजीशन कैरी करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इन लास्ट प्रॉब्ली 2-3 महीनों में बहुत ही अच्छी रैली देखने मिली है। सो आई डोंट वांट टू कि किसी की अगर पोजीशन है तो वो कैरी कर ले, लेकिन अगर नई पोजीशन बनानी है तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स जहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, एक और शेयर लेकर आइए जो हम देख रहे हैं कि उसकी थोड़ी दिक्कत है। 200 रुपए के ऊपर जो ही आता है वहां पर सेलिंग प्रेशर आ जाती है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, लेकिन तेजी आज हम देख रहे हैं करीब 3 से 4% के आसपास की है। ये तेजी सस्टेन कर पाएगी सोमिल जी? क्या लग रहा है आपको न्यू इंडिया के बारे में? एग्जैक्टली 200 पर शेयर है ये। न्यू इंडिया एश्योरेंस में एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, 100 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर 216 टू बी वेरी प्रिसाइज, ये एक ब्रेकआउट लेवल है। अगर ये 216 के ऊपर जाता है तभी इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए फॉर अ पोजिशनल प्ले। उसके बाद इसके अंदर टारगेट्स अराउंड 240-245 के बनते हैं डेफिनेटली। ठीक है, न्यू इंडिया को लेकर ये व्यू। अच्छा, सीमेंट में ना आज हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव बाइंग हो रही है। एसीसी अंबुजा आप देखेंगे करीब 1% के आसपास के गेंस हैं, लेकिन एक शेयर जिसने शुरुआत थोड़ी सुस्त की थी लेकिन इस वक्त डे हाई पर है, वो है इंडिया सीमेंट का शेयर। 400 रुपए के ऊपर आपको इंडिया सीमेंट का शेयर दिखाई देगा। कुणाल जी, इंडिया सीमेंट, अब ये सीमेंट वाले कंपनीज भी बड़ी बेनिफिशियरी होंगी जीएसटी कट की। कौन सा शेयर आपको ठीक लग रहा है, और ट्रेड अगर करना हो किसी को 2-3 सत्र का, कहां पर आपकी नजर गई है? इंडिया सीमेंट की बात करें, नो डाउट अच्छी खासी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिली है। स्टॉक आज के दिन में बहुत ही बढ़िया लेवल पे ट्रेड हो रहा है, एंड जीएसटी की कहीं ना कहीं इंपैक्ट इंडिया सीमेंट में भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा दूसरे स्टॉक की बात करूं जहां पे मुझे एक अच्छी खासी रैली आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, वो है एसीसी है। नो डाउट इंडिया सीमेंट तो है, लेकिन पहले एसीसी के लेवल भी डिस्कस कर लेते हैं। एसीसी 1844 के अराउंड फिलहाल ट्रेड हो रहा है और डबल बॉटम यहाँ पे स्टॉक ने बनाया हुआ है। खरीदारी करके चलने की सलाह है 1780 के एसएल के साथ। फिलहाल स्टॉक 1844 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। सो 1800 के एसएल के साथ आप खरीदारी करके चलिए। टारगेट की बात कर लेते हैं। पहला टारगेट 1880 का होगा और वो जैसे ही ब्रेक होता है तो 1932 का भी टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो इसी से फिलहाल प्रेजेंट लेवल से ही खरीदारी करके चलने की सलाह है 1800 के एसएल के साथ। एंड इंडिया सीमेंट की बात करें, आज के दिन में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 365 का है ना। वो जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनके लिए टारगेट की बात करें, सो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, सबसे पहला टारगेट 412 का है और 412 जैसे ही ब्रेक होता है 428 तक के भी टारगेट इंडिया सीमेंट में हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 428 तक के टारगेट इंडिया सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। आज मारुति का शेयर हालांकि आपको आधे % की ही तेजी दिखाई देगी, लेकिन ये शेयर पहुंच गया है नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर। एक नई कार इन्होंने अपनी आज शोकेस की है, विक्टोरिस, और इसको शोकेस किया, अभी लॉन्च किया नहीं है, दाम का भी ऐलान नहीं किया है, लेकिन यंग जनरेशन के हिसाब से इन्होंने कार बनाई है और कहा यह जा रहा है कि
इसका एक्सपोर्ट 100 से ज्यादा देशों में करेगी और अरेना डीलरशिप के जरिए इसको बेचा जाएगा। मारुति में तेजी की पोजीशन को कैरी करें कुणाल जी, जो तेजी में है तेजी में बने रहे। वेल डेफिनेटली व्यू मेरा जो तेजी में है उनके लिए रहेगा, बने रहो, क्योंकि मोमेंटम फिलहाल मारुति में काफी अच्छी देखने को मिली है और जो नई गाड़ी लॉन्च की है 100+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट होने की जो बात चल रही है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको मारुति के स्टॉक में देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, मारुति बहुत ही जल्द अपनी ई विटारा भी लॉन्च करने का प्लानिंग कर रही है। सो कहीं ना कहीं डबल इफेक्ट हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ये जो मॉडल लॉन्च है उसके बेस पे 14,900 के लेवल पे फिलहाल मारुति ट्रेड कर रहा है और स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है अनचार्टेड टेरिटरी में। लाइकली चांसेस है स्टॉक हमें ऊपरी लेवल 15,600 और जैसे ये ब्रेक होगा 16,100 तक के भी लेवल ये स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। कमाल की रफ्तार रही है मारुति सुजुकी की। बाजार देखिए थोड़ा महीने भर में डामाडोल रहा है, लेकिन इस भाव का शेयर भी 20% ये शेयर चला है मारुति का और 15,000 से बस टचिंग डिस्टेंस पर ये रह गया है। तो बेहतरीन और बाजार के लिए भी आज एक कन्विक्शन के लिहाज से बढ़िया सत्र रहा है, क्योंकि हमने 24,700 के लेवल को अचीव कर लिया फिर से। कल के दिन के दौरान हमने देखा था कि इंट्राडे में 24,700 के ऊपर था और आज फिर से बाजार ने उसको वापस पा लिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग होने जा रही है। 130 अंकों की तेजी निफ्टी में है। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो तेजी है 400 अंकों की। काफी सत्र के बाद हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में 400 पॉइंट की तेजी बनी है। सवाल ये है कि क्या ये टिक पाएगी, ये आगे देखना होगा, लेकिन ये जरूर है कि 54,000 के ऊपर जाकर एक राहत देने वाली, एक रिलीफ देने वाली क्लोजिंग हो रही है और उसका हम क्रेडिट दे रहे हैं एचडीएफसी बैंक और एसबीआई को। दोनों में 1% से ज्यादा की तेजी रही, लेकिन आज के चमकदार जो एरिया रही बाजार की वो रही मेटल की। टाटा स्टील शानदार तेजी 52 वीक हाई के आसपास ये शेयर जाकर क्लोज कर रहा है। 6% की तेजी रही है। डाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, नाल्को, सेल तमाम शेयर आज के सत्र में चले हैं। ऑटो में इसके अलावा फूड डिलीवरी कंपनीज में इटर्नल चला करीब 1.25% की तेजी इसमें रही है। आईटी में और कुछ सेलेक्टिव कंजम्पशन वाले शेयरों में आज हमने कमजोरी देखी। अदरवाइज बाजार का आज स्ट्रक्चर मोमेंटम बेहतर होता हुआ जरूर दिखा है। कल जीएसटी काउंसिल की बैठक है, उम्मीद करके चलेंगे कि बाजार अपनी तेजी को गंवाएगा नहीं, बशर्ते टैरिफ को लेकर ट्रंप कुछ कहे ना और अमेरिकी बाजारों में सब कुछ ठीक हो। देखिए आज ना संकेत थोड़े से नरम थे, बावजूद उसके ये सिर्फ जीएसटी वाला ट्रिगर है जिसने बाजार के मोमेंटम को बहुत ही सुधारने का काम किया है। और हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि बाजार अपने लेवल्स को सस्टेन कर लेगा। देखते हैं कल क्या होता है। आज मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी माहौल अच्छा रहा। 888 शेयर वैसे अगर निफ्टी पर, एनएसई पर गिरे हैं तो 1900 से ज्यादा शेयर आज तेजी के साथ बंद हुए हैं। तो एक बढ़िया क्लोजिंग 24,700 के ऊपर निफ्टी में, 54,000 के ऊपर निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं। 400 अंक चढ़ा है सेंसेक्स, 80,500 के पार। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज रही है अच्छी तेजी और कंजम्पशन वाला खेमा एक्टिव है और एक्टिव रहेगा। कल है जीएसटी काउंसिल की बैठक का दूसरा दिन और हमारी कंप्लीट कवरेज इसको लेकर हम करते रहेंगे। चलिए, शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। सोमिल जी, कुणाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए, अपने वैल्यूएबल व्यूज हमारे दर्शकों को देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, कल की तैयारी हम आज भी करवाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कल की तैयारी। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।